हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची यानी जेसीआरपी रांची द्वारा झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए गणित का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज का दिन में पूछा गया था। सभी विद्यालय में ये परीक्षा हुई थी। उन प्रश्नों का हल हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों इसका नाम दिया गया है प्रोजेक्ट रेल। यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट रेल, और उसका मतलब रेल का फुल फॉर्म क्या हो गया? रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया था। उस प्रश्नों का उत्तर आप लोग देखेंगे। ऐसे तो परीक्षा में बनाए होंगे, और नहीं तो यहाँ पर आप देखिए पॉज बटन करके खुद से हल कर सकते हैं या आप हल देख सकते हैं। पहला प्रश्न है 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। दोस्तों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के आधार पर किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी भाज्य संख्या को, उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा संख्या कौन है? तो देखिए 3 है, 8 है, 2 है, 5, ये नंबर है 3825। दोस्तों इस अंकों को जोड़ रहे हैं तो ये 5 2 7 15 3 18 हो जा रहा है। तो 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, बच गया 22, 7 तिया 21 हो गया, 15, 5 तिया 15 हो गया। दोस्तों फिर देखिए ये 3 5 7 5 12 13 14 15, फिर 3 से लगेगा, ये विभाज्यता का रूल है, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 हो गया और 5 तिया 15 हो गया। दोस्तों आप देखिए 5 से चलेगा, कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40 हो गया और 5 25 हो गया। फिर 5 से चलाएंगे तो हमारा 5 एकम 5 हो गया, बचा 35, 5 सत्ते 35, यानी 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर गुना 7, 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। तो ऑप्शन नंबर किसमें है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में आपका सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। दोस्तों इस प्रश्न में कुल 40, ये जो आपको जैक जो जेसीआरटी ने जो प्रश्न का एग्जाम जो लिया था, वो एग्जाम में टोटल प्रश्न की संख्या कितना था? 16। टाइम दिया गया था 90 मिनट, और प्रत्येक प्रश्न आपको 2.5 अंक का था। तो दोस्तों आपने एक प्रश्न को हल कर लिया, इस प्रश्न को आपने हल कर लिया है, तो आपको 2.5 अंक मिल गया है। दोस्तों दूसरा प्रश्न है 336 और 64 का HCF क्या है? 4 ऑप्शन दिख रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले 336 है, इसको आप प्राइम फैक्टर में जैसे इसको तोड़े हैं उसी तरह कर लेंगे। तो दोस्तों 3 से चलेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। अब किससे चलेगा दोस्तों? तो अब देखिए ये आपका 2 से चला दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। फिर 2 से चला दीजिए दोस्तों, तो 2 दूनी 4 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया। फिर 2 से चला दीजिए तो 14 दूनी 28 हो गया। फिर 2 से चला दीजिए, 7 दूनी 14 हो गया। ये किसका हो गया? 336 का। और 64 का लिखिएगा दोस्तों, तो 64 का आपका कितना हो जाएगा? तो ये 32 दूनी 64 हो गया। फिर आप 2 से चलाइएगा, 16 दूनी 32 हो गया। फिर 2 से चलाइएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर 2 से चलाइएगा और फिर 2 से चलेगा, यानी 2 इसमें 1 2 3 4 5 6 बार है, और इसमें 2 1 2 3 4 4 बार है। मैक्सिमम इसमें 4 बार और इसमें 6 बार, तो यानी 4 बार जो दोनों में कॉमन है, ये वाला और ये वाला, इसी का गुणनफल जो होगा, ये 4 का गुणनफल 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यानी कि ये जो आपका HCF ये जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। लोवेस्ट तो आपका 2 होगा, लेकिन हाईएस्ट 1 भी होगा, लेकिन हाईएस्ट आपका इसमें कितना हो गया? कॉमन के रूप में 16 आ जाएगा। तो दोस्तों दूसरा नंबर का आंसर आपका कितना हो गया? सी नंबर वाला ऑप्शन सही उत्तर। दोस्तों अगली समस्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है, दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है और उनका HCF 5 है, तो संख्याओं का LCM क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है।
तो दोस्तों आपको पता है कि क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, या पहले एचसीएफ लिखिए बाद में एलसीएम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एचसीएफ आपका दिया गया है कितना, पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख दीजिए, तो 1600 दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ, 1600 दिया हुआ है। और एलसीएम आपको निकालना है और एचसीएफ आपका 5 दिया हुआ है, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 1600 बट्टा में 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ एचसीएफ 5 दिया गया था दोस्तों, इससे 5 से भाग देंगे तो 5 किया 15 हो गया, 10 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 0 हो गया, यानी 320 यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर आएगा। अब अगला समस्या देखिए जो आपको पूछा गया है। तो अगला प्रश्न क्या है, तो देखिए अगला प्रश्न है आपका, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए HCF इतना दिया गया है, HCF गुना LCM बराबर क्या होगा। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि किसी संख्या का HCF अगर यहाँ AB है गुना उसी संख्या का LCM, यहाँ पर संख्या AB है, तो ये बराबर होगा इन दोनों संख्या के गुणनफल का। ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। तो दोस्तों ये वाला आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी में, वो आपको देखने को मिल रहा है, और खाली स्थान में क्या होगा, ऑप्शन सी आपका उत्तर आ जाएगा। दोस्तों अगली समस्या देखिए, यहाँ पर आपको 5 नंबर में दिख रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि a बराबर bq प्लस r है, जहां आपको कंडीशन दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये क्या है आपका भाज्य है, b क्या है भाजक है, q क्या है भागफल है, और r क्या है शेषफल है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है, ये जो शेषफल होगा वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, लेकिन ये जो भाज्य है, भाजक जो है b से r हमेशा छोटा रहेगा, 0 के बराबर या उससे बड़ा रहेगा, लेकिन ये जो भाजक होगा उससे छोटा होगा। तो दोस्तों कौन सा कंडीशन में आता है, ये तो नहीं होगा ये वाला कंडीशन। कंडीशन बी में देखिए 0 इज लेस देन इज इक्वल टू r इज लेस देन b है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो उनका एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या संबंध होगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, यहाँ आपको जो कंडीशन दिया हुआ है, हमेशा किन्हीं दो संख्याओं का अगर धनात्मक है, दोनों संख्या अगर धनात्मक है तो उसका मॉस यानी एचसीएफ हमेशा छोटा होगा एलसीएम का। एचसीएफ हमेशा क्या होगा, छोटा होगा एलसीएम का, लेकिन ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पहले धनात्मक का जिक्र कर दिया गया है। यदि ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या संबंध होगा, एचसीएफ हमेशा छोटा होगा एलसीएम का, तो एचसीएफ इज लेस देन एलसीएम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों आइए अगली समस्या को देख लेते हैं। अगला समस्या क्या है 7 नंबर में, 7√5 कैसी संख्या होगा। यहाँ ऑप्शन 4 को आपको दिख रहा है। तो दोस्तों आपको पता है 7 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय है, और गुना √5 क्या होता है, अपरिमेय है, ये आपको पता है। तो दोस्तों किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करने पर रिजल्ट क्या मिलता है, अपरिमेय मिलता है। क्या मिलता है, अपरिमेय मिलता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही उत्तर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इसको आप 64 में से 455 को आप लिखेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड में 64 के लिखिए तो 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 यानी 64 हो गया। इसको अगर लिखेंगे तो 5 गुना 7 गुना आपका कितना आ जाएगा, 7 गुना 13, या देख लीजिए भाग करके, हमको 455 है तो इसको करेंगे 5 से तो 5 नाम 45, 5 एकम 5 हो जाएगा, 7 करेंगे 7 एकम 7, 7 या 21, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 5 गुना 7 गुना 13, तो ये दोस्तों दोनों में कुछ भी नहीं कट रहा है। अब हमको क्या देखना है, अगर हर में केवल 5 रहे
या केवल 2 रहे या 2 और 5 रहे, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं रहेगा तो शांत होगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं 7 और 13 भी उपस्थित है, तो शांत नहीं होकर के क्या हो जाएगा, अशांत आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों आइए अगली प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर में, यदि HCF 1,8 बराबर 4 है, LCM 1,8 बराबर 24 है, तो A का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम अभी आपको क्या बतलाए थे, अभी जस्ट पहले बताए थे HCF A8 गुना LCM A8 बराबर क्या हो जाएगा, A गुना 8 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर HCF का मान कितना दिया गया है, 4, और ये कितना दिया गया है, 24, और ये है A गुना 8। तो दोस्तों आप A का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 24 बट्टा में कितना हो जाएगा 8, 8 तिया 24 हो गया, यानी 3 दूनी 8 तिया 24, 3 दूनी 6 क्या हो गया आपका आंसर आ गया। सॉरी यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, यहाँ 4 था दोस्तों, यहाँ पर हम 2 लिख दिए, सॉरी यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 और 24 है ना, तो 4 और 24 हो गया और बट्टा में 8 हो गया, 8 तिया 24, 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 में ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर आ गया है दोस्तों। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 10 में। 10 में क्या कहता है, प्रश्न संख्या जो 10 है, इस 10 में दिया है y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो दोस्तों x एक्सिस पर ग्राफ जहां भी टच करता है, ग्राफ यहां एक ही जगह का टच करता है, तो इसका मतलब है px के शून्यकों की संख्या केवल 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाए। दोस्तों आइए अगली समस्या देखते हैं। 11 नंबर में दिया गया, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग √2 है एवं गुणनफल 1/3 हो, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। 4 को ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों हम लोग एक चीज जानते हैं कि गुणों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया गया है और ये -b/a है, इसको यहीं पर रहने दीजिए। और दूसरा जो दिया है अल्फा इंटू बीटा जो दिया है वो 1/3 दिया है। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, और ये 1/3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे 1 है, a का मान 1 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, ऐसा थोड़े ना होता है। तब यहाँ पर 3 से ऊपर में गुना कर देंगे और नीचे भी 3 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर a बराबर 3 हो गया, तो a बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए इससे भी हो गया, इससे भी हो गया। c बराबर कितना हो गया 1, और b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है, इधर माइनस रह जाएगा, -3√2 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का जनरल व्यापक मान क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। दोस्तों a का मान हमने निकाला है 3, यहाँ 3 रख दिया, x² प्लस bx, b का मान हम -3√2x निकाले हैं और c का मान 1 निकाले हैं, यानी ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा जो हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन में देखिए 3x² -3√2x प्लस 1 हमारा आ जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर के रूप में आ चुका है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। क्या दिया है, यदि द्विघात बहुपद kx² प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको अगर हम मान लेते हैं, इसको अगर हम मानते हैं कि ये px है, ये क्या है px बराबर kx² प्लस 3x प्लस k अगर है, तो इसलिए 2 शून्यक है, तो p2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ ये k हो गया, x की जगह 2 रखिए, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 गुना 2 हो गया और प्लस k इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोस्तों ये 2 दूनी 4k हो गया और ये 3 दूनी 6 हो गया और प्लस k इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। जगह नहीं मिल रहा है 4, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, 4k प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5k हो गया, और 6 को बराबर का उधर ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6/5। तो दोस्तों -6/5 आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगली समस्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 और x² का गुणांक 1 है, तो बहुपद क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, अभी जो हम आप लोगों को बतलाए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है
माइनस बी बाई ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर ए, इसका मान आपको 1 दिया गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए बराबर 1 आपको दिया गया है और ये कितना हो गया -4। तो दोस्तों यहाँ पर आपका माइनस बी बटा 1, क्योंकि ए का मान यहाँ दिया हुआ है, बराबर कितना हो गया -4। तो आप निकालिएगा तो b बराबर कितना आ गया 4 आ गया दोस्तों, b बराबर 4 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बाई ए होता है। तो दोस्तों अल्फा माइनस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिया गया है 4 और c रह गया, a का मान 1 दिया गया है, इससे c का भी मान आपको पता चल गया 4 हो गया। तो बहुपद का जनरल फॉर्म अभी हम बताएं कि द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। a का मान देख लीजिए आप कहीं कहां पर है, आपका a का मान तो दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है 1x स्क्वायर, और b का मान आपने निकाला कितना निकला 4, तो 4x हो गया, और c का मान भी आपने निकाल लिया 4, यानी बहुपद आपका हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन में देखिए पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा वाला भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तीसरा वाला ऑप्शन देखिए सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर आ गया दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 13 का उत्तर हो गया। अब आइए आपको मैं 12 का बतलाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 का बतलाता हूँ। कितना, क्वेश्चन नंबर 14, ये 14 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर दिया हुआ है px बराबर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और qx है 2x, तो px में qx से भाग देने पर भागफल का घात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए भागफल का घात कितना है, घात यहाँ पर भागफल का 1 है, सॉरी यहाँ पर आपको देखिए हमको क्या करना है, भाग देना है qx से और इसको भाग देना है किसको, px को। तो दोस्तों भाग देने पर शेषफल का जो घात होगा वो qx के छोटा होगा और 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, 0 से, यानी यहाँ पर जो rx आता है तो 0 इज लेस देन rx और लेस देन क्या होगा, यहाँ पर जो हम लोग का आता था b, तो यहाँ b के जगह ये है, b के जगह क्या है, यानी भाजक जो होता है वो b है। तो दोस्तों b से छोटा होगा तो इसका घात जो होगा वो इससे कम होगा, तो इसी का घात, खुद का घात जब 1 है, इसका घात ही जब 1 है तो उससे कम वाला घात होगा, उससे कम वाला घात क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ तो 0 हमको कहीं नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। आप भाग दीजिएगा, भाग देने पर आपका शेषफल इसमें जो बचेगा वो केवल 1 आएगा, यानी अचर बहुपद 1 आएगा, और अचर बहुपद 1 का जो होता है वो घात क्या होगा, 0 होगा। तो दोस्तों 0 घात यहाँ पर कहीं नहीं दिखाया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी वाला सही ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगली समस्या देखते हैं, प्रश्न संख्या 15, बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के दो शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान इनमें से कौन होगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो हम लोग को ये करना है कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल निकाल लेना है माइनस बी बाई ए। माइनस बी के जगह यहाँ माइनस 5 है तो यहाँ पर माइनस और माइनस 5 हो गया, और a के जगह 1 है, यहाँ पर 1 रख दिए, यानी ये कितना आ गया 5 हो गया। और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, तो c दोस्तों यहाँ पर 6 है, 6 लिख दिया, और a का मान 1, यानी कि ये दोनों का गुना कितना हो गया 6 हो गया। दोस्तों अब आपको करना क्या है, आपको दिया गया है अल्फा बटे बीटा प्लस दिया गया है बीटा बाय अल्फा, दोनों को लॉस ले लीजिए दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर हो गया प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। अब क्या कीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा ज्यादा लिखा गया, ध्यान 2 अल्फा बीटा कम कर देते हैं, और दोस्तों यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा हमने लिख दिया। ये 5 मान आया है, 5 का स्क्वायर हो गया, 2 गुना इसका मान 6 आया है, और बट्टा में 6 लिख दिए, 5 25 हो गया, माइनस 6 दूनी 12 हो गया, बट्टा में 6 हो गया, यानी 25 में 12 जाएगा तो 13 बटा 6 हमारा सही उत्तर आ गया। तो 13 बटा 6 ऑप्शन कितना में है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन में हम लोगों का 13 बटा 6 है। दोस्तों आइए आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं, यानी जेसीआरटी द्वारा जो पहला टेस्ट लिया गया
ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में उसका अंतिम प्रश्न आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, उसका आंसर बता रहे हैं। भाजक यहाँ पर था भाजक कि gx डज नॉट इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न क्या है देखिए, भाग एल्गोरिथम से px बराबर gx गुना qx प्लस rx, जहां भाजक gx 0 नहीं होगा तो निम्नलिखित में कौन सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ ये कह रहा है कि ये जो gx से भाग दे रहे हैं px को, तो भागफल हमको मिल रहा है qx और शेषफल मिल रहा है rx। तो ऐसा होगा कि पहला कंडीशन में बोलता है शेषफल का घात छोटा होता है qx से, ये गलत है। भागफल का और शेषफल का घात बराबर भी हो सकता है, या ये बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा कहता है शेषफल बराबर 0 होगा हमेशा, नहीं, शेषफल 0 कब होगा, जब ये इसका गुणनखंड होगा तभी जाकर के शेषफल 0 होगा। ये इसका गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 होगा, तो हमेशा ये भी गलत हो गया। अब ये क्या है, तीसरा नंबर में देखिए, कहता शेषफल 0 होगा, बिल्कुल होगा। शेषफल 0 हो सकता है कब, जब ये इसका गुणनखंड होगा। और उसके बाद या अगर नहीं 0 हुआ तो शेषफल का घात ये भाजक के घात से छोटा होता है, बिल्कुल सही है। ये शेषफल का घात हमेशा इसके घात से कम होता है, तो ये पूरा का पूरा फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से जो 16 प्रश्न पूछा गया था, इस वीडियो में 16 प्रश्न के सारे समस्याओं का विस्तार पूर्वक हल बतलाया गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा। दोस्तों इस प्रकार का और वीडियो और ऐसी समस्याओं का समाधान देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।